जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, चालक सिपाही का आज हम पढ़ने वाले हैं मॉक टेस्ट थ्री। माने इस बुक का जो प्रैक्टिस सेट जो है ना, थ्री पढ़ेंगे। 2 गो हो चुका है, नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर देखिए। अभी तक मैं आपका 20 गो प्रैक्टिस सेट करा दिया हूँ, जिसमें आपका 18 गो सेट जो है मेरे द्वारा कराया गया है और 2 सेट इस बुक का हुआ है। आज तीसरा कराएंगे इस बुक का। ये बुक है आपका यूथ कॉम्पिटिटिव टाइप्सकृति का है और बहुत अच्छा दिया है, एकदम सिलेबस के अनुसार दिया है बुक। देख रहे हैं, जैसे 60 को क्वेश्चन जैसे हो गया, जैसे देखिए 60 नंबर तक, यहाँ तक आपका हो गया जीके जीएस उससे। और उसके बाद 20 गो मोटर वाहन से। देखिए आपका मोटर वाहन अधिनियम नियमावली या यातायात संकेत 20 गो एकरा से, और फिर 20 गो पाठ पुर्जा से। मतलब डिटो सिलेबस के अनुसार दिया है। तो जाकर देखिए, नहीं देखे हैं तो। और चैनल पर हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करने से देखिए इसमें सोल्यूशन भी पूरा दिया है एकदम बढ़िया से। तो सेट मारने के बाद, अब सेट मारने का क्या तरीका है देखिए, ये प्रैक्टिस सेट थ्री है। सेट मारने का क्या तरीका है, मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आप एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। ठीक, पहले अपने से वीडियो रोक के इसका आंसर लिख लीजिएगा, हाँ कितना सही हुआ। और जब ख़त्म हो जाएगा क्लास तो आप वीडियो के अंत में आप बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। और यह बुक जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर। या टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा सोनू गुप्ता, ठीक है, 90 97 51 आ जाएगा। सोनू गुप्ता ऑफिशियल आएगा, उस पर लगभग 2100 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइएगा। ठीक, और चलिए हम एक एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट, इसमें 25 गो टोटल मॉक टेस्ट है। 3 गो आज तीसरा है, कोशिश करता हूँ चौथा भी आज ही डाल दूँ, मतलब ख़त्म कर दूँगा एग्ज़ाम से पहले, कोशिश करूँगा ख़त्म करने का। ठीक, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए अब। ठीक, भारत में पहली बोलती फिल्म थी, तब भारत में पहली का बोलल फिल्म कौन था, तो वो था आलम आरा। ठीक है, आलम आरा था। ये कब बना था, तो 1931 में बना था पहली का फिल्म। ठीक, आलम आरा। हिंदी भाषा और भारतीय इतिहास के सावक था। और इसका निर्देशक जानते हैं कौन था, अरदेशी ईरानी। कौन थे, तो अर्देशीर ईरानी। ठीक, ईरानी इसके निर्देशक थे। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर देखिए क्या है, ग्रीक पार्क माने कानपुर किस खेल से संबंधित है। सॉरी, ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है, यही बताना है। तो ये है आपका क्रिकेट से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर देखिए, मैं दरोगा के लिए ना आपका द सिलेक्शन गुरु का जो प्रीवियस ईयर है उसका मैं कराने वाला हूँ। एकदम सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छा से दिया है, मैं उसको एक बार पढ़ चुका हूँ, आप लोग के लिए मैं कराऊंगा। और फिर यूथ पब्लिकेशन का भी प्रीवियस ईयर है, जिसमें कांस्टेबल का, एसआई का जितना प्रीवियस ईयर है वो भी सब्जेक्ट वाइज ही दिया है। उसका मैं आपको प्राचीन इतिहास केवल कराया हूँ अभी, अब कराऊंगा आपका मध्यकालीन। आज ही कोशिश करता हूँ, वक्त के मिलेगा तो वो भी क्लास देखिएगा आप लोग। ठीक, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिएगा। चलिए 3 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना कब हुआ था, माने यूएनओ की स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में। पूरा डेट का हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर 1945, याद कर लीजिएगा। माने संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, स्थापना 1945 में। चलिए 4 नंबर, विश्व ओजोन दिवस, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। 16 दिसंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह समताप मंडल में रहता है, किसमें, समताप मंडल में ओजोन परत रहता है, इसीलिए इसका कभी कभी ओजोन लेयर भी इसका नाम बोल दिया जाता है, समताप का। ठीक, चलिए 5 नंबर, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल, तो हॉर्नबिल मनाया जाता है आपका नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में हॉर्नबिल फिल्म। देखिए हॉर्नबिल आपको याद करने के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए अभी जो वेब सीरीज आया है मनोज वाजपेयी का, द फैमिली मैन,
द फैमिली मैन, उसमें देखिएगा ना टोटल सीन जो है नागालैंड का ही है उसमें, तो उसे रिलेट कर लीजिएगा। और उस समय जब डांस करते हैं, जब शुरू होता है ना, इस सीरीज थ्री इसका, तो जब शुरू होता है द फैमिली मैन वेब सीरीज का 3 पार्ट का, तो शुरुआत ही यहीं का नागालैंड का ही डांस का दिखाता है, फेस्टिवल वाला, तो उससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्या है, बिहार में बहने वाले 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। अब किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो वो है सोन नदी का। सोन नदी का आपका उद्गम अमरकंटक से है, मध्य प्रदेश से आता है, और ये दक्षिणी से आके एंट्री करता है। ठीक है। आई पुनपुन जो नदी है, पटना में आके फतुहा में मिलता है। कहाँ पूछता है यह, फतुहा, फतुहा में आके पुनपुन मिलता है। चलिए 7 नंबर क्या है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत अच्छा है। तो मंदार पर्वत कहाँ है, भागलपुर में है। ठीक है, यहाँ पर जाइएगा ना, तो योगी योगी रहता है लो, या सत्संगी जो बोलता है लो, यहीं पर रहता है लो बाबा लोग, और ये लोग दीक्षा दिलाता है लो। तो मंदार पर्वत भागलपुर में है। चलिए, अब मंदार भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। 8 नंबर, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो ये कब लगाया गया था, 68 में लगा था। ठीक, बिहार में आपका राष्ट्रपति शासन 68 में लगा था, और ये बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 8 बार। ठीक है। चलिए आगे देखिए। 9 नंबर, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। तो उग्र कृषक नेता कौन था, तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे, किसान का। ठीक है, स्वामी सहजानंद। और ये राजकुमार शुक्ल जो आपको पता ही है, गांधी जी को चंपारण में लाए थे। ये जाके कहाँ, बनारस में मिले थे गांधी जी से। जब बीएचयू का स्थापना 1916 में हुआ था, तो गांधी जी यहाँ पहुँचे थे कुछ भाषण देने के लिए। तो यहीं पर राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे, और वहाँ का चंपारण का दुखड़ा सुनाए थे। तो गांधी जी आकर के 1917 में यहीं से अपना आंदोलन का शुरुआत किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। 10 नंबर देखिए, एंजाइम मदद करता है। तो एंजाइम मदद करता है, तो वो करता है आपका भोजन पचाने में। ठीक, एंजाइम मदद कैसे करता है, भोजन पचाने में करता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण का काम केकर है, तो वो है राइबोसोम का। ठीक है, राइबोसोम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रहता है। तो मतलब प्रोटीन जैसे खाना कोई खाता है, प्रोटीन ओकरा में रहता है, ले जाके राइबोसोम में लग दे देता है, ल एकर संश्लेषित करके एकर ऊर्जा निकाल के दे दा हमरा के। आई जौन माइटोकॉन्ड्रिया बा, एकरा के पावर ऑफ ऊर्जा माने पावर ऑफ हाउस बोला जाता है, ऊर्जा घर। इस सब से एनर्जी निकालता है। ठीक है, और एकरा में खुद का डीएनए भी होता है, न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में खुद का आरबीसी हो डीएनए होता है। ठीक है। चलिए 12 नंबर, किस तत्व का अष्टक का नियम लागू पाया गया है। यानी अष्टक नियम कौना में लागू माने मिलता है, तो कैल्शियम में मिलता है। ठीक है, कैल्शियम में। चलिए 13 नंबर, न्यूट्रॉन की खोज की गई। तो न्यूट्रॉन आपको पता है ना, ईंटा पर नाच, फार्मूला बचपन से आप पढ़ रहे हैं, ईंटा पर नाच, है ना। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉम्सन, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, एच से न्यूट्रॉन जो अभी पूछा है, एच से चैडविक। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, चैडविक हो जाएगा। ठीक है, 13 का हो जाएगा ए आंसर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया सब कुछ। अगर न्यूक्लियस का भी खोज बोलेगा तो रदरफोर्ड ने ही किया था। ठीक है, परमाणु के केंद्र की खोज कौन किया था, रदरफोर्ड ही किया था। चलिए 14 नंबर, समांगी माने सदृश मिश्रण का उदाहरण है। तो सदृश मिश्रण का उदाहरण कौन है, चीनी पानी। सदृश का मतलब हुआ कि मिलने के बाद वो पते ना चले कि आपका जो मिलाया गया है वो दिख रहा है कि ना। चीनी में, चीनी अगर पानी में मिल जाएगा तो चीनी दिखेगा, एक ठोप नहीं दिखेगा, पूर्ण रूप से मिल जाता है। तो यही उदाहरण है आपका समांगी मिश्रण का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर, आपका ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है। तो ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और आर्गन का होता है। किसका, मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है ट्यूबलाइट में। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, गलनांक ओकर घटता है, दाब बढ़ता है ना,
तो बर्फ़ का गलना क्या होता है, घट जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आई पता है ना, थी बर्फ़ जोन होता है, पानी पाइप में जम जाता है ठंडी के दिन में, तो पाइप क्या होता है, फट जाता है। क्यों फटता है, क्योंकि जमने से एक और आकार बढ़ जाता है। आकार क्यों बढ़ता है, लेकिन घनत्व इसका बढ़ जाता है, इसीलिए आकार बढ़ जाता है। और ये भी पता होगा, पानी में बर्फ़ अगर गल रहा है तो उसके पानी की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसको जितना पानी गिरना रहता है, जब बर्फ़ डालिएगा उसी समय गिर जाएगा, उसके बाद गलने पर नहीं गिरेगा। चलिए 17 नंबर, किस उपकरण में उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापता है। तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को कौन मापता है, तो हाइड्रोमीटर। ठीक, विशिष्ट घनत्व हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर किसको मापता है, तो आपको आर्द्रता को मापता है, वायु की आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर विशिष्ट घनत्व मापता है। चलिए आगे देखिए 18 नंबर, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना का नाम है। तो इस बिजली घर का क्या नाम है, तो वो नाम है आपका आपका सौभाग्य। क्या, सौभाग्य। चलिए 19, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया। परगना, परगना को किसने विकसित किया, वो भी बिहार में, तो किया शेरशाह सूरी। क्योंकि उस समय प्रतापी राजा कौन था, शेरशाह सूरी ही था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, जिसको वर्तमान में रोहतास जिला बोलते हैं। भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी, तो अंतिम जनगणना भारत में कब हुआ है, 2011 में। 21 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण टल गया है। अब 21 देखिए, ग्रामीण बैंक का स्थापना कौन कौन था संस्थापक, तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था, तो वो था आपका मोहम्मद यूनिस, जो अभी बांग्लादेश में है ना, अंतरिम सरकार जो चला रहा है वही किया है मोहम्मद यूनिस, ग्रामीण बैंक के संस्थापक। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो कौन नहीं है, तो पशुपालन आपका तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है, ये प्रथम में आता है। ठीक है, कृषि पशुपालन ये सब प्रथम में आता है। चलिए 23 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके विकास से है। देखिए एक और राजमार्ग से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज आपको मैं बता देता हूँ कैसे माने हुआ था। इसमें न अटल बिहारी वाजपेयी का किए कि आपका माने भारत का मैप अगर ऐसे देखते हैं, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए ऐसे है। ठीक, तो यहाँ पर है दिल्ली, ठीक है, इधर है कोलकाता, ठीक है, इधर है चेन्नई और इधर है महाराष्ट्र। इसको मिलाना था ये रोड से, तो यही रोड को इसका नाम दे दिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज। पूरा भारत को मिलाने के लिए इस तरीके के रोड शुरुआत किया गया था। ये कब, 1999 में शुरू हुआ था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत किया था। ठीक है, जो दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई को आपस में जोड़ने का काम करता। ठीक, तो ये कन्फर्म हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज, तो ये रोड से संबंधित था। आगे देखिए, कुलगाड़ी डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कुलगाड़ी सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुलगाड़ी सोना के लिए प्रसिद्ध है। यह माने कुलगाड़ी न विश्व में प्रसिद्ध स्वर्ण के खान है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वर्तमान में चीन स्वर्ण उत्पादन में प्रथम है। देखिए चीन जो है स्वर्ण के उत्पादन में, किस में, उत्पादन में सबसे आगे है चाइना, और दूसरा नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, ये उत्पादन में। लेकिन नॉर्मल पूछेगा कि सबसे ज़्यादा सोना मिलता कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, लेकिन उत्पादन वहाँ नहीं होता है। वो कह सकते हैं कि वहाँ भंडारण है। चलिए 25 नंबर, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादन है। अब चाय का सबसे बड़ा, तो एक एक है अपना चाय का उत्पादन असम करता है। ठीक है, दार्जिलिंग का चाय सबसे पहले इसी को जीआई टैग मिला था। 26, जो नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है। देखिए दो क्वेश्चन बनता है, एक दक्षिण गंगा, एक होता है दक्षिण की गंगा। की गंगा माने बीच में एक की लग जाता है यहाँ पर, तो दक्षिणी गंगा बोल देगा केवल, तो हम मार देंगे गोदावरी को। किसको, गोदावरी को।
दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा बोलेगा तो गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा बोलेगा तो वो हो जाता है कावेरी। अब याद कैसे रखिएगा उसका ट्रिक बता देता हूँ। देखिए दक्षिण गंगा तो यहाँ गोदावरी, और दक्षिण की आ गया तो इसमें क है ना, तो क से रिलेट कर लीजिए कावेरी। तो उसे ऐसे रिलेट करिएगा ना तो याद रहेगा, भूलिएगा नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। कंफर्म हो गया। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है? तो सबसे कम कौन करता है? अच्छा, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ये म्यांमार करता है, इन चारों ऑप्शन की तुलना में म्यांमार सबसे कम करता है। ठीक, ऐसे ऑप्शन में अफगानिस्तान रहता था वो सबसे कम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नदी नदी के निक्षेप क्रिया द्वारा बनता है? तो नदी के निक्षेप क्रिया द्वारा बनता है डेल्टा। क्या बनता है? डेल्टा बनता है। चलिए आगे देखिए 29 नंबर, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी कालगुर्गी किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए विख्यात है? तो विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। ठीक, ऊपर भी आया था इससे रिलेटेड। ठीक, तो सोना के लिए कालगुर्गी उत्पादन है, सेकेंड नंबर है उत्पादन, विश्व में सेकेंड नंबर पर है सोना उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया, प्रथम पर कौन है? चाइना। 30 नंबर देखिए, ब्राज़ील की मुद्रा है, तो ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियाल है। ठीक है, रियाल है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो आपको पता ही है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ठीक, मरियाना गर्त भी आपका प्रशांत महासागर में ही है। उपसौर की स्थिति बनती है, देखिए यहाँ दो गो बनता है, एक उपसौर एक अपसौर। अप नहीं सॉरी, यहाँ और रहेगा अपसौर, आई क्या है? उपसौर। तो दोनों का डेट पूछता है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो देखिए ये होता है उपसौर, होता है 3 जनवरी को। ठीक, 4 जुलाई को होता है अपसौर, 4 जुलाई को होता है अपसौर, और उपसौर होता है आपका 3 जनवरी को। याद करने का क्या ट्रिक है? तो देखिए उपसौर मतलब नज़दीक, तो नज़दीक उपसौर में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच काफ़ी नज़दीक रहता है। तो किस डेट को रहता है? तो 3 जनवरी को काफ़ी नज़दीक रहता है, 4 जनवरी को सबसे ज़्यादा दूर रहता है। समझ रहे हैं ना? तो आंसर 4 जुलाई, तो नज़दीक रहेगा तो 3 जनवरी नज़दीक है ना है। जनवरी फरवरी शुरू होगा तो 3 जनवरी एकदम नज़दीक आएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, 3 है, 3 छोटा है तो नज़दीक रहेगा, 4 बड़ा है तो दूर रहेगा। इसमें कंफ्यूज, 1 मिनट थोड़ा हम देख लेते हैं इसमें किसको नज़दीक लाता है। हाँ, सूर्य और चंद्रमा के, सॉरी सूर्य और पृथ्वी के, सही बोल रहा था मैं, मतलब सूर्य और पृथ्वी। देखिए सूर्य पृथ्वी सबसे नज़दीक किस डेट को आता है? तो 3 जनवरी को, और सबसे दूर किस डेट को जाता है? तो 4 जुलाई को जाता है। ठीक है, 4 जुलाई को सबसे दूर जाता है, अधिकतम दूरी। चलिए आगे देखिए 33 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से उल्लेखित है? ये पूछ रहा है, तो पहले इसको आयरलैंड से लिया गया है, और ये भाग कौन है? तो 4 नंबर है। ठीक, 4 नंबर है। 3 नंबर में कौन सी है? तो आपका मौलिक अधिकार है। क्या है? अधिकारी। कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो अलिखित कहाँ के है? यूके का है। कहाँ के? यूके का संविधान अलिखित है। चलिए 35, भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बन गया? माने 73वां अधिनियम किस डेट से बन गया, ये पूछ रहा है। तो ये बन गया आपका 1992 से। ठीक, 1992 से ही अधिनियम बन गया। ये 74वां संविधान संशोधन तुरंत हुआ था इसी डेट में, वो भी 1992 को ही आपका लागू हो गया था। 36 नंबर देखिए, आपातकाल की उद्घोषणा के होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था ने पारित होना जरूरी है? माने आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीना के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? माने पारित भी करना होगा, अब किस से?
तो आपको दोनों सदन से माने राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन से पास होगा तबे उसको माने आपातकाल की घोषणा माना जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। तो चलिए 37 पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य हैं। देखिए पंचायती राज पहले आपका राजस्थान में आया, ओकरा बाद आंध्र प्रदेश में हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, नागौर पंचायत है पहल का राजस्थान का, वहीं पर हुआ था। तो आपका 37 का क्या हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक, कब हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को आपका पहले राजस्थान में हुआ, फिर 11 अक्टूबर 1959 को आपका आंध्र प्रदेश में कर दिया गया। ठीक है, ये पहिलका जौन पंचायत जिला था ना नागौर जिला के था। ठीक है, नागौर जिला पंचायत राज व्यवस्था शुरू हुआ था नागौर राजस्थान में। चलिए 38 नंबर, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। किसके, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। आपका भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति ये दोनों के पास में है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। चलिए आगे देखिए, 1 मिनट 39 नंबर। चलिए सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जानते थे और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो क्या है, तो श्री कृष्ण को बिहार केसरी बोला जाता है। ठीक, राजेंद्र प्रसाद पते है आपको, फर्स्ट प्रेसिडेंट है अपना। चलिए आगे देखिए 40 नंबर, गवर्नर जनरल। हाँ, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह जब आपके प्रधानमंत्री बने थे 1938 वाला चुनाव वाला, माने सीएम भी बोला जाता है, लेकिन उस समय बुक में देखिएगा प्रधानमंत्री लिखा है, क्योंकि बिहार एक खुद का अलग से थी था, लेकिन सब पहिलका सीएम बने थे ना, तो उप सीएम के बना था उप मुख्यमंत्री, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा बने थे। चलिए 40, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है। तो गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, तो न्यायाधीश। कौन, न्यायाधीश आपके दिलाते हैं गवर्नर को शपथ। 41, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। देखिए मुख्य न्यायाधीश के होता है, लोकसभा अध्यक्ष देखिए इस यही नहीं होगा, बाकी ये सब का करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति या शपथ उपथ ये सब नहीं होता है, लोकसभा के लोग ही चुनते हैं अपना। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग का खत्म होगा और कुछ क्वेश्चन है 60 में। भारतीय राज्य व्यवस्था आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था। जब पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था, तो किया था भाषाई आधार पर राज्यों की आबादी माने पुनर्गठन किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का पूछ रहा है, तो यह एम.एन. रॉय, कौन, एम.एन. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। 44, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था। जब भारतीय गवर्नर जनरल ये चक्रवर्ती बने थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। ठीक है, भारतीय। चलिए 45, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक आपके दयानंद सरस्वती थे। ठीक, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण परमहंस जो है ना, ये हमारे स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। ठीक है, यदि विवेकानंद है जो 1993 में शिकागो नहीं 1893 में शिकागो में गए थे। उसके बाद 1897 में वहाँ से आने के बाद आपका 1897 में ये रामकृष्ण मिशन शुरू किया था अपने गुरु के नाम पर। क्या किया था, तो आपका विवेकानंद किए थे, स्वामी विवेकानंद। 46, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक है। तो रैयतवाड़ी का प्रतिपादक कौन है, तो थॉमस मुनरो है। कौन है, मुनरो है, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। ये किधर किया था, तो आपका चेन्नई मद्रास साइड वाला में। ठीक है, तो रैयतवाड़ी बोल देगा ये व्यवस्था किधर था, तो मद्रास साइड वाला में हुआ था। ठीक है,
चलिए आगे देखिए 47, भारत का पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो पुर्तगाली के पहिलका गवर्नर कौन था? तो डी अल्मीडा था। कौन? डी अल्मीडा था आपका पहिलका फ्रांसीसी गवर्नर। चलिए 48, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह किए थे। ये अधिकतर स्टेट जिला में कराए हैं, हालांकि राजस्थान में ज़्यादातर है। तो ये सवाई जंतर मंतर सवाई जयसिंह ही इसका स्थापना किए हैं। 39, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था। ठीक है, अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा भी अकबर ने ही बनवाया था और ये गुजरात के जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया था। चलिए 50, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ये लाया गया था मकराना से। कहाँ? मकराना से लाया गया था पत्थर। ठीक, मुमताज महल बनाने समय इस संगमरमर के पत्थर सफ़ेद कलर का होता है, जो राजस्थान के मकराना से, कहाँ से? राजस्थान के मकराना से उठा करके आगरा में लाया था और ताजमहल बना था। 51, देखिए तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक देखिए एकरा में नहीं है, एकरा अनुसार तो कोई नहीं हुई। ठीक है, एमबीटीवा भी ना है पहिल का, माने अंतिम के बारे में। तो आपका अंतिम जौन था ना, वो अंतिम नासरुद्दीन मोहम्मद था। एक नाम देखिएगा, तो नासरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक, अंतिम। तो इनमें से कोई नहीं होगा। 42, देखिए लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी के संस्थापक था आपका ये बहलोल लोधी था। ठीक है, इब्राहिम लोधी कौन था? अंतिम था, जौन कि बाबरा 1526 में हरा दिया, मर भी गया था इस युद्ध में इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश का अंत हो गया था। 53, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप आपका अशोक बनवाया था। कौन? अशोक। 54, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा क्या थी? तो वो थी आपका पाली थी। कौन? पाली। पाली भाषा बुद्ध भगवान बोलते थे। आज जैन धर्म के महावीर जी प्राकृत भाषा बोलते थे। चलिए आगे देखिए, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितना है? देखिए वेदांत के कुल संख्या कितना है? तब वेदांत की कुल संख्या आपका है 108 गो है। ठीक है, वेदांत की संख्या 108 गो, वेद 4 गो है और वेदांत के उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, वो 108 गो है। चलिए आगे देखिए, 56, हड़प्पा सभ्यता के औजार या हथियार अधिकतर बने होते थे। मैंने उन लोग का हथियार किस चीज़ का बना होता था? तो वो बना होता था ताम्र, टीना, कांस्य, इस सब का बना होता था, या पत्थर का भी बना होता था। चलिए आगे 57, सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ? स्विमिंग पूल वाला, जो मेरा प्राचीन इतिहास वाला बुक क्लास देखिए, उसमें बहुत अच्छा से मैं समझाया हूँ, कभी नहीं याद रखिएगा। स्नानागार आ गया तो समझिए ये कह रहा है आपका स्विमिंग पूल पूछ रहा है। मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। 58, हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितने किसान उत्पादक संगठन लॉन्च किए हैं? तो आपके कितने किए? तो वो किए हैं 10,000। कितना? 10,000। चलिए 59, आपका 2025 में भारतीय वायुसेना के नए देखिए क्या, ध्यान दीजिए, उप प्रमुख के रूप में किसे पदभार संभाला है? उप प्रमुख पूछ रहा है। तो उप प्रमुख आपका एयर मार्शल बने हैं, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। कौन? नर्मदेश्वर तिवारी बने हैं उप प्रमुख। 60 नंबर, हाल ही में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो आपका भारत ने जीता है। कौन? भारत। आपका आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत जीता है। चलिए अब 20 क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात संकेत नियम और संकेत से आपका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए तो हम चलते हैं। आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके वाहन के निकास में डैश होता है?
तो जब वाहन के निकास मतलब साइलेंसर से कौन चीज निकलता है यही पूछ रहा है। तो आपका CO2 पहले CO तो निकलता है, ठीक है, यहाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए, हालांकि इहो निकलता है, CO2 भी निकलता है, CO भी निकलता है, नाइट्रोजन भी निकलता है, पानी भी निकलता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 मिनट 61 का, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। CO2 नहीं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है और हाइड्रोकार्बन निकलता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 62 देखिए क्या है, साइन बोर्ड पर डू नॉट इंटर व्हेन फ्लूडेड लिखने होने का आशय है, माने लिखा रहेगा तो एक मतलब क्या है। तो इसका मतलब है जहाँ बाढ़ हो तब प्रवेश ना करें, माने बारिश फ्लूड मतलब क्या, बाढ़ उड़ाने की संभावना है आगे, तो आप आगे ध्यान से जाए या नहीं जाए, बारिश वारिश का संभावना है। चलिए 63 हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है। हरी के बाद क्या आप चल दीजिए, ये ना होता है, हरी के बाद अगर ऐसी ऐसे देखिएगा तो पीला जलेगा, हरा के बाद पीला जलेगा। हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है तो पीला कलर के, हालांकि वहाँ तो ई बोर्ड रहता है, ऊपर लाल रहता है, बीच में पीला, नीचे ग्रीन, ऐसे रहता है। चलिए डी दिया है बुक के अनुसार। चलिए 63 लाल यातायात बत्ती संकेत करती है। तो लाल है जल गया मतलब क्या, गाड़ी को रोक दीजिए, वाहन रोक देना, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। चलिए 65 कौन सी लाइट पीछे ट्रैफिक के वाहन की गति धीमी करने का संकेत देती है, माने गति आप थोड़ा स्लो कर लीजिए, यह कौन संकेत देता है। तो आपका स्टॉप लाइट, क्या स्टॉप लाइट आपको यह संकेत देता है। चलिए 66 ड्राइविंग नियम में एम एस एम का क्या मतलब है। तो MSM का मतलब है टायर की चौड़ाई, क्या टायर की चौड़ाई, इसका मतलब हुआ MSM का मतलब हुआ टायर का चौड़ाई। चलिए आगे 67 अगर आपकी गाड़ी रात के समय खराब हो जाती है तो क्या करिएगा। गाड़ी खराब हो गया रात को तो क्या करिएगा, तो आप रुके और लाल बत्ती दिखाएं, मैंने गाड़ी रोकने के बाद हाँ डीपर लाइट भी जला के खड़ा करे रात में, नहीं तो पीछे से कोई गाड़ी आएगा उसको पता नहीं चलेगा, ठोक देगा। चलिए 68 सार्वजनिक सेवा वाहन के चालक के लिए बैज प्राप्त करने हेतु आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है। माने आपका पब्लिक सर्विस व्हीकल के लिए चालक के बैगेज पर के लिए बैगेज माने कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, कौन जरूरी है। तो आपका फॉर्म PSV1, फॉर्म PSV1 इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इसको भी यही मान के चलिए। चलिए 69 अस्थायी पंजीकरण की अधिकतम अवधि क्या होती है। तो अधिकतम अवधि क्या होती है, तो आपका 1 महीना होता है आपका टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, आपका अस्थायी लाइसेंस का 6 महीना। 70 देखिए फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन फॉर्म, देखिए फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए, तो चाहिए फॉर्म 38, क्या फॉर्म 38। हिट एंड रन, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत अच्छा है। तो दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए मोटर वाहन दुर्घटना दावा निधि का प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा की तहत किया गया है। एक में देखिए दो क्वेश्चन, भी तो धारा यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, तो धारा 161 के तहत ही देता है, ठीक है। और इसमें क्या दो केस बनता है, एक केस की अगर दुर्घटना हुआ और केवल घायल हुआ है, ठीक घायल हुआ है तो आपको 50,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर मृत्यु हो गया है तो मृत्यु में आपको 2 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक कितना 2 लाख का, ठीक है। धारा कौन सा है, तो धारा 161 है। चलिए आई होप कि आपको याद हो गया। चलिए 72 एक लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है। देखिए लर्निंग के लिए माने फॉर्म भरिएगा तो कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, तो फॉर्म 2 भरना पड़ेगा, ठीक है। लर्निंग के लिए फॉर्म 2 भरना पड़ेगा।
चलिए 3 नंबर, यदि किसी वाहन का मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र खो जाता है तो डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के लिए किस फॉर्म में आवेदन किया जाता है। यानी ओरिजिनल भर गया तो डुप्लीकेट चाहिए आरटीओ में से, तो कौन सा फॉर्म भरिएगा आप, तो भरिएगा फॉर्म 26, या फॉर्म 26, और लर्निंग के लिए फॉर्म 2। चलिए 74, मोटर वाहन अधिनियम किस धारा के तहत वाहनों की ओवरलोडिंग निषेध करता है। यानी ओवरलोडिंग का चालान किस धारा के तहत काटता है, तो धारा 113 के तहत आपका ओवरलोडिंग का कट जाता है। चलिए 75, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ई रिक्शा, ई रिक्शा या ई गाड़ी की परिभाषा में अधिकतम मोटर पावर की कितनी निर्धारित की गई है, यानी कितना अधिक तक वजन ले सकता है ई रिक्शा, तो वो है आपका 4 किलो वाट से अधिक नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका 75 का सी। चलिए 76, यदि कोई वाहन चालक कानून प्रवर्तन अधिकारी के वैध निर्देशों का पालन नहीं करता है तो संशोधित नियम के तहत कितना जुर्माना लगेगा, तो आपका जुर्माना कितना देना पड़ जाएगा, तो 2000 का जुर्माना देना पड़ जाएगा। चलिए 77 नंबर देखिए, एक वाहन का पंजीकरण अधिकतम कितने साल के लिए होता है। देखिए वाहन का पंजीकरण, तो पंजीकरण कितना दिन के लिए होता है, तो होता है 15 साल के लिए। ठीक है, 15 साल के लिए। 78 देखिए, सड़क के किनारे पीले रंग का मील पत्थर किसको दर्शाता है। पीला कलर का जो रहता है वो किसको दर्शाता है, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग को दर्शाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH वाला जो होता है नेशनल हाईवे, अगर नेशनल हाईवे होगा तो पीला पत्थर से, माने पीले रंग का पीला पत्थर से लिखा रहता है। चलिए गोलाकार मार्ग में घुसने पर किसको आपका मार्गाधिकार है, तो किसको मार्गाधिकार है, तो वो है आपकी दाईं ओर से यातायात का जो पहले ही गोलाकार मार्ग में हो, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए 80, यातायात का पथ की चौड़ाई कितनी होती है। यातायात के पथ की चौड़ाई कितना होता है, तो 12 फुट होता है। कितना, 12 फुट चौड़ाई होता है। ठीक, तो देखिए ये हमारा 20 को खत्म हो गया। अब वाहन के पार्ट पुर्जे और लुब्रिकेशन एवं रख रखाव से 20 को क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर क्या है, फ्रंट इंजन गियर ड्राइविंग कार में सामान्यतः ABS प्रयोग में लाई जाती है। तो आपका 3 चैनल 4 सेंसर, ठीक, 3 चैनल और 4 सेंसर लगा रहता है। चलिए ये देखते हैं 82, आजकल व्हीकल में किस स्टीयरिंग मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो आपका एकरमैन का, किसका, एकरमैन का किया जाता है। चलिए 83, टायर की एक साइड में घिसावट का क्या कारण है, तो उसका क्या कारण है, एक साइड घिस गया जा रहा था, तो क्या है, अनुचित कैम्बर, अलाइनमेंट भी अगर गड़बड़ रहता है ना तो चक्का घिस जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 84, यूनिवर्सल ज्वाइंट प्रयोग कर सकते हैं, तो यूनिवर्सल ज्वाइंट प्रयोग आपका स्टीयरिंग शाफ्ट में, कहाँ, स्टीयरिंग शाफ्ट में कर सकते हैं। आपका ए आंसर हो जाएगा। 84 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 50, डीजल इंजन का फ्लाइंग व्हील निम्न में से किस धातु का बना होता है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है, तो फ्लाइंग व्हील किस धातु का बना होता है, तो फ्लाइंग व्हील आपका स्टील का बना होता है। किसका, स्टील का। अब 86, सर्दियों में डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका ये ग्लो प्लग का, किसका, ग्लो प्लग का प्रयोग किया जाता है। चलिए 87, निम्नलिखित में से चार्जिंग सर्किट का घटक कौन सा है, तो चार्जिंग सर्किट का घटक कौन सा है, तो डायनेमो है। कौन सा है, डायनेमो। ठीक, डायनेमो है। 88 देखिए, इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम में क्या सम्मिलित रहता है, तो इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम में आपका इस देखिए एग्जॉस्ट सिस्टम में सब रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, आपका साइलेंसर अंतिम। ये देखिए एग्जॉस्ट वाल्व से धुआं हुआ निकलता है, ठीक,
एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होते हुए आपका साइलेंसर में पहुंचता है या यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो आपका उपरोक्त सब आंसर हो जाएगा डी। चलिए कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं। तो क्वेश्चन आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो लास्ट में आप भूल जाते हैं। चलिए, दोषपूर्ण ईंधन इंजेक्टर का प्रभाव क्या है। मैंने दोषपूर्ण ईंधन रहेगा, गड़बड़ ईंधन रहेगा तो इंजेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इंजेक्टर को क्या करेगा वो, तो वो करेगा इंजन स्टार्ट नहीं होता है। अगर दोषपूर्ण है इंजन माने ईंधन में कुछ मिला के डालिएगा तो स्टार्ट नहीं होगा। ये आंसर हो जाएगा। चलिए 90, फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय प्रयोग करते हैं। तो आपका प्लग का, किसका, प्लग का प्रयोग करते हैं। 90 का डी आंसर हो जाएगा। क्षतिग्रस्त पिस्टन का कारण निम्न है, माने पिस्टन खराब हो जाता है, टूट जाता है, किस कारण से। तो आपका कनेक्टिंग रॉड और ब्रूस छोटा और ढीला, माने कनेक्टिंग रॉड और ब्रूस छोटा रहेगा तब और ढीला होगा तब आपका पिस्टन क्षतिग्रस्त होगा। पिस्टन क्षतिग्रस्त होगा तो ये गति नहीं करेगा, गति नहीं करेगा तो आपका क्रेंकशाफ्ट नहीं घूमेगा घूर्णन गति में, और क्रेंकशाफ्ट नहीं घूमेगा तो पॉपुलर शाफ्ट नहीं चलेगा, पॉपुलर शाफ्ट नहीं चलेगा तो गाड़ी नहीं चलेगा। चलिए 92, इंजन शीतलन प्रणाली में रेडिएटर ढक्कन का क्या कार्य है। तो रेडिएटर ढक्कन का क्या कार्य है, तो जल का उबाल बिंदु बढ़ाना। ठीक, जल का उबाल बिंदु बढ़ जाएगा इससे। तो आपका ए आंसर। चलिए 93, क्रैंक शाफ्ट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो क्रैंक शाफ्ट देखिए वहाँ एल्युमिनियम का आपका बना था, ये क्रैंक शाफ्ट आपका किस चीज़ का बनता है। तो ये बनता है आपका निकल स्टील का, निकल स्टील का क्रैंक शाफ्ट बनता है। आमतौर पर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में इनलेट वाल्व डैश खुलती है, माने इनलेट वाल्व कितना एंगल पर खुलती है, ये खुलने का बोल रहा है। ऐसे इनलेट वाल्व लगता कितना पर है, तो 45 डिग्री पर लगता है। तो ये खुलता है तो कितना डिग्री तक खुलता है, तो ये खुलता है 10 डिग्री तक, 10 डिग्री TDC से पहले, 10 डिग्री TDC से पहले खुलता है, तब जाके वो बाहर ही निकल लेता है। 95, ऑयल प्रेशर गेज लगा होता है। तो ऑयल प्रेशर गेज आपका डैशबोर्ड पर लगा रहता है कि कितना प्रेशर है डैशबोर्ड पर दिखता है। चलिए 96, आपका क्रूड ऑयल से क्या बनाए जाते हैं। तो आपका क्रूड ऑयल से आपका देखिए सब बनता है, जितना रहता है ना सबका क्रूड ऑयल रहता है, पेट्रोल डीजल गियर ऑयल सब क्रूड ऑयल से छांट के बनता है। आपका डीजल अलग बनेगा, पेट्रोल अलग बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। 97, लुब्रिकेशन ऑयल को किस प्रकार ठंडा किया जाता है। तो लुब्रिकेशन ऑयल को कैसे ठंडा किया जाता है, तो किया जाता है ऑयल कूलर से। किससे, ऑयल कूलर से, कूलेंट ऐसे डाला जाता है। ठीक है, वहीं ऑयल कूलर लिख रहा है। चलिए 98 नंबर, रेडिएटर प्रायः किस धातु से बनाए जाते हैं। तो रेडिएटर प्रायः किस धातु से, तो आपका आपका तांबा और पीतल ये दोनों का मिश्रण होता है। तो आंसर डी हो जाएगा। इसमें जितना क्वेश्चन दिया है कि कौन किस धातु का बना है ये सब देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपका ये तांबा और पीतल का, क्रैंकशाफ्ट किसका था, तो निकल और निकल स्टील का था, और रेडिएटर आपका तांबा टीन का पीतल का। चलिए 99, इंजन में स्मॉल एंड वायरिंग होती है। तो स्मॉल एंड वायरिंग होती है तो एक ब्रूस वायरिंग, ठीक, एक ब्रूस वायरिंग के। चलिए अंतिम क्वेश्चन, सिलेंडर लाइनर प्रयोग होता है। तो सिलेंडर लाइनर का प्रयोग क्यों होता है, तो आपका घी से सिलेंडर की रिपेयरिंग करने के लिए सिलेंडर लाइनर का प्रयोग घी से सिलेंडर की रिपेयरिंग करने के लिए उस समय इसका यूज होता है, सिलेंडर लाइनर का। देखिए तो आपका कैसा लगा, आपका कितना सही हुआ, आप कमेंट करिए। ठीक है, और वीडियो के नीचे कमेंट करिए और टेलीग्राम पर भी करिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर भी आप शेयर करिएगा आपका कितना सही हुआ। तो हम मिलते हैं अगले सेट में। टेक केयर, गो स्टडी, बाय।